नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जूनियर शिक्षक भर्ती का मॉडल पेपर कराने जा रहे हैं, जिसमें पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर हम देखेंगे। जैसे ही जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, उसी के अनुसार 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 50 प्रश्न हिंदी के इस वीडियो के माध्यम से हम कराने जा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने आप को तौल सकते हैं कि पूरे 150 प्रश्नों में आप लोग कितने प्रश्न भी कर पाते हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचा दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है, अर्थात जो जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के देखेंगे और उसके बाद 100 प्रश्न हिंदी के। तो कुल 150 प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? प्रश्न पूछा जा रहा है, दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। तो दोस्तों, चिनाब नदी पर स्थित है दुल्हस्ती पावर स्टेशन। तो अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? ये बताना है कि मसाला का नाम कि जो काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है काली मिर्च। काली मिर्च वो मसाला है जिसको काला सोना के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न आप सबके सामने है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो आप लोग को पता होगा, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। डिगबोई ये सबसे पुराना तेल शोधन इकाई है, तो इसको भूलिएगा मत, डिगबोई सबसे पुराना है। अगले प्रश्न की बात करें तो बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, ये बताना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बैलाडीला लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो बैलाडीला खान जो है खनिज किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए है। अगला प्रश्न है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये आप सबको बताना है कि राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है वो कहाँ है? तो वो स्थित है अमृतसर में। अब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक आपको बताना है कि भारत में प्रथम बार हवाई यान कब शुरू हुआ था, यानी वायु यान जो है वो कब शुरुआत की गई थी भारत में। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की बात करें तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, यानी मेडागास्कर जो सबसे बड़ा द्वीप है ये किस में है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में कि लाल सागर में? तो मेडागास्कर जो सबसे बड़ा द्वीप है ये हिंद महासागर में है। किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। अगला प्रश्न है, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? ये यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ग्रेट साल्ट लेक। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको विश्व का काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? काफ़ी बंदरगाह किसको कहा जाता है ये बताना है। तो आपके सामने ये विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है, सेंटोस। सेंटोस को विश्व का काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन विकल्प में क्या दिया है देख सकते हैं, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, और फिर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद।
तो ये राइट आंसर यही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो लोकसभा भी किया जाता है, राज्यसभा भी किया जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाता है। लेकिन जो इस समय स्थानीय निकायों का चुनाव चल रहा है, पंचायती चुनाव चल रहा है, वो राज्य चुनाव स्तर चुनाव आयोग कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों का चुनाव। अगला प्रश्न है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। यानी ये बताना है किस समिति के अनुशंसा से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये जूनियर भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखते हैं आप सबके सामने। तो किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन उल अबिदीन। जैन उल अबिदीन 14वीं सदी की बात हो रही है यहाँ, तो ये हो जाएगा आंसर जैन उल अबिदीन। बात करें 14वें प्रश्न की, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो किस संगठन की स्थापना की गई थी? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सत्य शोधक समाज। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्य शोधक समाज। दोस्तों केवल विकल्प बताते चल रहे हैं क्योंकि 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 100 प्रश्न हिंदी के हैं, तो कुल 150 प्रश्न हैं, पूरे 1 घंटे से कम नहीं लगेगा, इसलिए केवल विकल्प बताते चल रहे हैं, अतिरिक्त चीज़ें नहीं बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आप सबको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। पिछले वीडियो में हम बताए थे इसको, पिछले मॉडल पेपर में बम्बई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। बम्बई में क्या हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ए.यू. हुम ने इसकी शुरुआत की थी और W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की बात करें तो भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। वे 2 साथी कौन हैं? कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि इनको फांसी कब दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और उनके साथ भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक है। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास क्या है? तो आनंद मठ है और उनका आनंद मठ जो है कथानक किस पर आधारित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ का कथानक। तो ये बात आप सबको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है?
ये आप सबके सामने प्रश्न आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वायत्त शासन की घोषणा की गई थी और इसके जनक, इसके पिता माने जाते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन के लॉर्ड रिपन। इन्हीं के शासनकाल में जनगणना भी शुरू हुआ था, तो इसको भी आप सबको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पूरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना आप सबको। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ये बिल्कुल सही है। M.K. गांधी, चंपारण आंदोलन, यानी महात्मा गांधी शुरू किया था चंपारण आंदोलन को। S.C. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो ये तीनों सही हो जाता है। तो फिलहाल यही गलत है, यानी जो गलत है उसी को हमें चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.A. जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कई सदस्यों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें जिन्ना भी थे। अब अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य थे। पंचायत समिति के सदस्य बताना आप सबको। तो देखिए, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। तो ये दोनों गलत हो गया। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, 100% यही सही है। इस समय पंचायत में चुनाव हो रहा है और प्रचार प्रसार तेज़ी से किया जा रहा है, तो इसमें जनता वोट करती है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यही राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बहुमत शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की कल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। भाग 9 में पंचायतों की व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी कारक होता है राज्य वित्त आयोग। कौन होता है? राज्य वित्त आयोग ये होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री, अब ये बताना किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। और ये पूछ सकता कि कब की गई? तो 1991 में प्रधानमंत्री रहे से नरसिम्हा राव, इन्हीं के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्यास पर आधारित है कि अमीर हैं तो अमीर लोग गरीबों की मदद करें और गरीब भी अमीर हो जाएं। इस तरह की शासन व्यवस्था नहीं कि अमीर अमीर होता चला जाए और गरीब गरीब होता चला जाए। इस तरह की गांधी व्यवस्था नहीं है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, किस पर आधारित है? तो न्यास पर आधारित है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? किससे मापेंगे? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद से माप सकते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पाद है। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जन घनत्व सबसे अधिक है? यानी नगरीय घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे घना बसा है दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। तो इसका फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब अगला प्रश्न है आप सबके सामने आ गया है कि निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार उच्चतम है। किसकी जनगणना सबसे 2011 में हुई थी उसमें स्त्री साक्षरता उच्चतम है?
तो लक्षद्वीप की स्त्री साक्षरता सबसे ज़्यादा है, लगभग 88% है स्त्री साक्षरता लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न है, राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु कहाँ शुरू होता है? तो धनुषकोज से, धनुषकोज से राम सेतु शुरू होता है, ये आप सबको ध्यान है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोज से। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार। संसार का सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आप सबके सामने आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, ये आप सबको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों आप सबके सामने आ जाता है ये कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है, बाकी सब गलत है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये लोनार की बात करें तो लोनार आप सबको कमेंट में बताना है कि कहाँ स्थित है। चलिए लोनार हम बता दे रहे हैं, आप नक्की बताइए कि कहाँ स्थित है। तो लोनार महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ सोना निकलता है। लोनार की एक खान भी है, वहाँ से सोना निकलता है। तो नक्की ये झील कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पुलिकट झील कहाँ है। चलिए हम पुलिकट झील बता देते हैं कि कहाँ है। तो दोस्तों जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश में है, माफ़ कीजिएगा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, तो दोनों में कही जा सकती है। लेकिन लोनार मध्य कहाँ है? मुंबई में है, लेकिन महाराष्ट्र में है। अब आपको नक्की बताना है कि ये किस राज्य में है, क्योंकि 3 हम बता दिए, आप एक ज़रूर बताइए। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो मूंगफली, कपास, मक्का, ये दोस्तों जुलाई अगस्त में बोने वाली फसल है। तो खरीफ की फसल जुलाई अगस्त में बोई जाती है, लेकिन सरसों ये मई जून, ये इस समय मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है और बोया जाता है बोया जाता है, आप सब जान सकते हैं, दिसंबर नवंबर में बोया जाता है। और इस समय तो ये रबी की फसल मानी जाती है। तो रबी की फसल हो गई सरसों। और अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने है, सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अदरक, राइजोम, ये बिल्कुल सही है। केसर बीज नहीं होता है। अफीम की ड्यूडी होता है और सन तना होता है, लेकिन केसर जो होता है ये पुष्प होता है। तो इसलिए यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। जो हमें गलत चुनना है वही गलत है, केसर पुष्प होता है, तो ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक पहल है, ये सही नहीं है। महीने भर चलने वाला यह अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सही है। और फिर अगला है, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करना है, यानी दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स के प्रश्न शुरू हो गए हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 17 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको दोस्तों 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये 17 जनवरी 2021 को इनका निधन हो गया। तो याद रखना है, ये शास्त्रीय गायक और संगीतकार हैं,
इनका नाम है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान और इन्हें 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया, इससे संबंधित सही कथन पर विचार कीजिए। तो इस बार 2021 में 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था उसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी में भाग लिया था मुख्य अतिथि के रूप में। तो यही सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है। तो ये दोस्तों जो अभी निर्माणाधीन है त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु, ये फेनी नदी पर स्थित है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ये फेनी नदी पर फिलहाल स्थित है, इसको ध्यान में रखना, ये चर्चा में है। 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में वन स्कूल वन IS योजना शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर है केरल। एक स्कूल और एक IS योजना कहाँ शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर है केरल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया है। तो ये किस अभयारण्य में किया गया ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है। तो ये बिहार में है। और क्यों शुरू किया गया है। तो यहाँ महोत्सव कलरव पक्षी महोत्सव कलरव शुरू किया गया है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा आप सबसे कि ये अभयारण्य कहाँ है। तो ये अभयारण्य बिहार में है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है रीजनिंग का आ गया, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नाटक अभिनेता से संबंधित है, तो संगीत गोष्ठी किससे संबंधित रहेगा ये बताना है। तो संगीत कौन करेगा, संगीतज्ञ करेगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ अगला प्रश्न आ जाता है आप सबके सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में MATCH को NYWYM लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में BOARD को CMDNI लिखा जाता है। तो किस कोड भाषा में PRINT को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा ये आप सबको बताना है। तो यहाँ आप देखें तो आप सबके सामने आ जाता है यम के बाद यन, यम के बाद यन आता है यानी एक प्लस हुआ, उसके बाद वाई, ए के बाद वाई, ए के बाद वाई यानी 2 माइनस हुआ, 1 प्लस 2 माइनस, उसके बाद टी के बाद डब्लू आ जाता है, टी के बाद डब्लू यानी 3 प्लस हुआ, 1 प्लस 2 माइनस फिर 3 प्लस, आपकी फिर 4 माइनस होके आपकी 4 माइनस होगा, उसके बाद फिर 5 प्लस होगा। तो यही प्रक्रिया आप सबको यहाँ लगा देना है कि P है तो P में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, P के बाद क्या आता है, Q आता है, Q और किसी विकल्प में है नहीं है, तो हमारा एक ही अक्षर से तुरंत पता चल गया कि हमारा D विकल्प सही है। अब इसमें हम दूसरा रूल लगाएं तो यहाँ देख सकते हैं दूसरा 2 माइनस करके है, तो R -2 करेंगे तो P आ जाएगा। तो यही चल रहा है, यानी हमारा उत्तर सही हो गया D विकल्प। तो अगला चलते हैं प्रश्न 44 नंबर का है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द क्या है, प्रसूत विशेषज्ञ, पाद विशेषज्ञ, फुसफुस रोग विशेषज्ञ, कृत्रिम अंग प्रोस्टेट विशेषज्ञ। तो यही अन्य से भिन्न है क्योंकि ये जिंदे व्यक्तियों के लिए है और ये उसके बाद के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में MONKEY को XDJMNL की तरह लिखा जाता है, तो TIGER यानी टाइगर को उसी संकेत भाषा में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यम को यक्स लिखा गया है, यानी इस तरह से नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यक्स के बाद वाई है,
डी के बाद ई है, यानी एक प्लस प्लस है, और इधर से देखें वाई के बाद एक्स है तो एक माइनस, और यहाँ से देखें तो एक प्लस। डी के बाद क्या है, ई है। फिर जे के बाद के है, यम के बाद यन है, यन के बाद ओ है, और यल के बाद यम है। एक एक अक्षर जुड़ता आया है, और इधर की बात करें तो एक एक अक्षर कम होता गया है। ऐसे तो आपको वही कर देना है। यहाँ है आर, तो आर के पहले क्या आता है, क्यू आर, क्यू आर आता है, तो आपको ये जान लेना है क्यू आर। अब डी है तो डी के पहले क्या आता है, डी, ई के पहले डी आता है, उसके बाद एच, एफ जी, एफ जी, एफ के बाद जी आता है, डी के बाद ई आता है, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, उसके बाद यस के बाद टी आता है, यानी हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। तो इस तरह से ये विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को पूरी तरह से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 से 16 जून के बीच पड़ता है, उनके पिता का जन्मदिन किस दिन है जिस दिन पर दोनों सहमत हैं। तो 13 और 16 के बीच में, यानी 14 और 15 हरि को पता है, और 16 और 18 के बीच में, यानी 15 और 16, 15, 16, 17 इनको पता है। तो इन दोनों के बीच में मैच क्या कर रहा है, 15 कर रहा है, अर्थात 15 हमारा सही हो गया, जो दोनों सहमत हैं। तो 15 राइट आंसर हो जाएगा, 15 जून। अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष। सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सुकरात दार्शनिक थे, यही कहा गया है। फिर निष्कर्ष है, सुकरात पुरुष था, महिलाएं दार्शनिक नहीं होती हैं। तो ये कथन है, एक कथन है सुकरात पुरुष था, महिलाएं दार्शनिक नहीं हो सकती हैं। तो जो कथन दिया है और उसके अनुसार निष्कर्ष निकल रहा है, तो वो दोनों सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है, दोनों सही हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ दोनों। तो अगले प्रश्न की बात करें, डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉलिक्स म्यूजियम कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडू। ये कहाँ स्थित है, डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो मांडू में स्थित है, मांडू में पड़ता है ये। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ये आप सबको बताना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का चौरी चौरा कांड किस गवर्नर के समय में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, आप सबको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर के पास है चौरी चौरा, वहीं हुआ था, और उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड रीडिंग था। तो ये 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब आइए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हिंदी का शुरू करते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में उपलब्ध होते हैं। तो ये दोस्तों सामान्य ज्ञान में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और हिंदी का प्रश्न तो है ही। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है सामान्य ज्ञान के प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहार की नहीं है। तो बिहार की बोली नहीं है छत्तीसगढ़ी। एकदम विकल्प से ही स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती होगी। तो विकल्प देखते ही तुरंत लगा देंगे आप कि इनमें से बिहार की बोली नहीं है, कौन सी, छत्तीसगढ़ी नहीं है। अगला प्रश्न है, आपको रचना काल की दृष्टि से
आरोही क्रम में लगाना है। तो देख सकते हैं कौन सा आरोही क्रम है। आदिकाल का ये रचना है। उसके बाद देख सकते हैं आप संदेश रासक आदिकाल की रचना अब्दुर रहमान इसके लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई लेखक हैं। उसके बाद सूर्य सागर आप जान सकते हैं सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद साकेत आप जान सकते हैं कि जो राष्ट्र कवि थे आप सबके मैथिली शरण गुप्त उनके द्वारा लिखा गया था। तो अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता बताना है आप सबको। तो राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग के रचयिता हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है इंदुमती हिंदी कहानी की पहली कहानी मानी जाती है। अब इसके रचनाकार बताना है। तो इसके रचनाकार आप सबका नाम बताना है। आप सबको कमेंट बॉक्स में करना है। इंदुमती कहानी के रचनाकार थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं गोस्वामी इनके नाम के अंदर जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को इतना हिंट काफ़ी है। आप लोग अब इसके कहानी या कहानीकार का नाम आप सब बताएंगे। गोस्वामी कोई ना कोई गोस्वामी है उन्हीं के द्वारा इंदुमती लिखा गया है। तो आप लोग इनका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस कहानीकार कौन है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से माना जाता है। पूर्वी हिंदी का विकास बताना है कि किस अपभ्रंश से माना जाता है। ये आप सबको बताना है। ये प्रश्न आप सबके सामने है। तो जो हिंदी है चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो सौर सेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है इसका विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर सेनी। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना आप सुमेलित कर सकते हैं। यहाँ छोटा कर दे रहे हैं इसको। यहाँ आप देख सकते हैं आप सबके सामने है भरत मुनि के रस संप्रदाय के थे। भरत मुनि क्या थे रस संप्रदाय के थे। यानी आप सबके सामने दूसरे का ए का दूसरा हो जाता है ए का दूसरा। और भट्ट नायक जो थे वो साधारीकरण के थे। कुंतक जो थे ये वक्रोति के थे वक्रोति संप्रदाय। तो आनंदवर्धन क्या हो जाएगा आनंदवर्धन जैसे मान लीजिए हमको नहीं पता है तो हम कैसे क्या करेंगे ए के बाद दो देखेंगे यानी ए में दो क्या है ये है। उसके बाद देखेंगे कि बी में जो है तीसरा कहाँ है। तो बी में तीसरा यहाँ भी है तो यहाँ भी है ये यहाँ तक आया। उसके बाद देखेंगे कुंतक पाँचवें में है तो यही सही हो जाएगा। यानी हमारा विकल्प सी सही हो जाता है इस तरह से। अर्थात आनंदवर्धन जो हैं ये क्या हो जाएगा पहला चला जाएगा ध्वनि संप्रदाय के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है। दुखनी वाला नाटक के लेखक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है राधा कृष्ण दास दुखनी वाला नाटक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है। तो प्रेमचंद का ये नहीं है। मोहब्बत की राहें ये प्रेमचंद की रचना नहीं है। बाकी प्रेम पचीसी प्रेम द्वादशी सप्त सरोज ये सब प्रेमचंद की है। लेकिन मोहब्बत की राहें ये प्रेमचंद की रचना नहीं है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। ये बताना है आप सबको कि कौन सी रचना जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। तो आदिम रात्रि की मित्र ये भी है। अग्निखोर और अच्छे आदमी ये सब रेणु की रचना है। लेकिन गरीबी हटाओ ये रेणु की रचना नहीं मानी जाती है।
तो गरीबी हटाओ की बात करें कि किसकी रचना है, तो ये रविंद्र कालिया की रचना है। किसकी रचना है, तो रविंद्र कालिया की रचना है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ किसकी रचना है, रविंद्र कालिया की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। तो जो मृणाल है ये त्यागपत्र की प्रमुख पात्र है और इसके लेखक हैं जैनेंद्र। इसके लेखक कौन है, जैनेंद्र हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास बताना है। तो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित समरांगण है। इसके लेखिका हैं मेहरुन्निसा परवेज इसके लेखक हैं। तो ये आप सबको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे इसके रचनाकार आप सबको बताना कि इसके रचयिता कौन है। तो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की। तो जो संत कवियों ने आलोचना की है वो बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। किसके प्रभाव से की है, बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है, कब माना जाता है और कहाँ। तो काशी में हुआ था 1398 ईस्वी में, एक जुलाहे के घर, नीरू और नीमा नामक जुलाहे के घर हुआ था 1398 ईस्वी में। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत और श्री संप्रदाय के ये आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न उसी पे है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। जो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं वही श्री संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं वल्लभाचार्य। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। आप सबको बताना है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं, ये आप सबको बताना आप सबके सामने है। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब आप सबके सामने अगला प्रश्न आ जाता है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य मध्वाचार्य हैं। कौन है, मध्वाचार्य हैं। अब अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं। तो ये किसके प्रतीक हैं आप लोग जान सकते हैं। अधियारा जो है अज्ञान का प्रतीक है और जो ज्ञान दीपक का प्रतीक माना जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अज्ञान और दीपक। ये कबीर दास का दोहा है, आप लोग जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारों किसकी पंक्ति है दोस्तों। तो ये रसखान की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, रसखान की पंक्ति है। बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे इस पंक्ति को। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक नेत्र विहीन था। तो आप सबके सामने आ जाता है जायसी। जायसी अपने आप को एक आँख का अंधा मानते थे और वो बहरे भी थे एक कान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीर दास माने जाते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीर दास माने जाते हैं। प्रेम मार्गी शाखा जो है ज्ञान भक्ति शाखा का, वो दो भागों में बटा हुआ था, एक
एक प्रेमाश्रयी, एक निर्गुण भक्ति शाखा। तो इसके कबीर दास जी तो जो हैं वो निर्गुण भक्ति शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो कबीर समाज मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया, लेकिन स्त्री पुरुष समानता पर उन्होंने कोई अपना दोहा नहीं लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री पुरुष की समानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप का कवि आप सबके सामने सूरदास हैं। एकदम वेरी सिंपल प्रश्न है ये, सूरदास हैं। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सदुक्कड़ी थी। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास को क्या कहा था? इनके भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी भाषा जो कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा था कबीरदास को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप सबको। अगला है, वसहि पक्षी बोलहि बहुभाखा, करहि हुलास देखि के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। पद्मावत, अखरावत इनके प्रमुख लेखक मतलब कृति हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। तो वात्सल्य रस, सूरदास किस रस के सम्राट थे? वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना बताना है तो खुमाल रासो आदिकाल की रचना मानी जाती है। खुमान रासो आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया था? हिंदी शब्द सागर किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये आप सबको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरी प्रचारी सभा। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी और उसी के द्वारा हिंदी शब्द सागर की प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर है मिश्र बंधु। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि इसमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो ये दोस्तों बात आ जाती है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की इतिहास नागरी प्रचारी सभा से संबंधित है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदवी ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रासा द तासी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका नाम है अर्धकथा। इसका नाम है अर्धकथा। है तो पहली आत्मकथा लेकिन इसका नाम है अर्धकथा। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कोठरी की बात। कोठरी की बात कहानी उद्भव है, यानी किस इसके लेखक कौन है ये बताना है आप सबको। तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। इसके लेखक कौन है? अज्ञेय हैं। अब अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक
बहुत ही पुराना प्रश्न है, बहुत ही जाना पहचाना है, आप लोग एकदम तुरंत उत्तर देखते ही लगा देंगे। नमक का दरोगा प्रेमचंद कहानी है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका आप सबको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ममता कालिया। ममता कालिया के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है, दुखम सुखम। अगला प्रश्न है, जल्पा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका हैं? तो जल्पा जो है गोदान, आप लोग उपन्यास पढ़े होंगे, तो जल्पा गोदान की नायिका हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह सही है। आश्चर्य वृतांत पंडित अंबिका दत्त व्यास। 100 अजान एक सुजान, ये गलत है दोस्तों, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। विधवा विपत्ति, ये राधा चरण गोस्वामी के द्वारा लिखा गया, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न में यही बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। इसके लेखक जो हैं पंडित बाण कृष्ण भट्ट हैं, बाकी सब कुछ सही है। अब अगला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से ये भी कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी आप सबको बताना है। तो आप सबके सामने आ जाता है देव कवित्त, फिर मतिराम रसराज, ये भी सही है। भूषण अलंकार प्रकाश, ये भी सही है। पद्माकर प्रमोद बस, ये भी सही है। तो ये जो देव हैं ये कवित्त के रचनाकार नहीं हैं, इसके रचनाकार सेनापति हैं। कौन है? सेनापति हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, जो गलत है वही हम सबको बताना है। तो कवित्त के रचनाकार सेनापति हैं, ये सही है। अगला प्रश्न है, यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रतिनिधित्व है वे कौन हैं? तो यात्रा वृतांत सबसे ज़्यादा कौन लिखे हैं? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन यात्रा वृतांत के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये किसकी रचना है, ये आप सबको बताना है। तो ये रचना जो है वो नागार्जुन की है। यह दंतुरित मुस्कान नामक शीर्षक से रचना किया गया है, ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है ब्रज भाषा का विकास। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, ग्वालियर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ग्वालियर क्षेत्र में ब्रज भाषा चलता है। मथुरा साइड आगरा में ये सब ब्रज भाषा चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौर सेनी अपभ्रंश से। सौर सेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इलाहाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है। इलाहाबाद में क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी भी है। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृति या अपभ्रंश से माना जाता है? तो बिहारी हिंदी का विकास जो है किससे माना जाता है? मगधी से माना जाता है। मगधी अपभ्रंश से माना जाता है बिहारी हिंदी का विकास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि कौन है ये बताना आप सबको। तो कुंभन दास जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है? तो लल्लू लाल सदल मिश्र, इन दोनों लेखकों का फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापना हुआ था इनके नियुक्ति से, लल्लू लाल और सदल मिश्र के नियुक्ति से। अगला है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? ये बताना है तुलसीदास की रचना कौन सी है। तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है, ये आप सबको बताना है। इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो भारतेंदु का नाटक भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये तीनों भारतेंदु का नाटक है। जबकि
जो भारत सौभाग्य है ये भारतेंदु का रचना नहीं है, ये बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी की रचना है। ये जो है भारत सौभाग्य बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी की रचना मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है रस के अनुसार अपस्मार हैं। तो रस के जो हैं संचारी भाव एक प्रकार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचारी भाव एक प्रकार। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है, इसमें आकर्मक क्रिया है, यानी क्रिया का फल जो है वो कर्म पर ना पड़े, यानी कर्ता पर पड़े तो वो क्या कहलाएगा? जिसमें कर्म ना हो तो वो क्या कहलाएगा? आकर्मक कहलाएगा, और जिसमें कर्म हो वो सकर्मक कहलाएगा। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुतलिपि का सही अर्थ बताना, सही वर्तनी का चयन करना है, तो सही वर्तनी है श्रुतलिपि। श्रुतलिपि ये सही है, विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा जो नहीं है वो सैसव है। सैसव क्या है? भाववाचक संज्ञा में आता है। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट अर्थात अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निम्न में विशेषण कौन है? विशेषण आप सबको बताना है, तो उचित विशेषण है दोस्तों। तुलसीकृत में कौन सा समास है? यानी तुलसी द्वारा रचित कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास द्वारा ये आ जाता है तत्पुरुष समास। यथोचित का सही संधि विच्छेद बताना है, यथा धन उचित, यथा धन उचित ये हो जाएगा यथोचित, तो विकल्प सी सही हो जाता है। महिर्ष का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन ऋषि, बहुत बार पूछा गया है, महाधन ऋषि सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुलोम का विलोम बताना है। अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम, अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम क्या है? प्रतिलोम। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए विकल्प में सही अलंकार का चयन चुनिए। तो इसका राइट आंसर है यमक अलंकार। यहाँ तारे मतलब तारना होता है, यहाँ तारे मतलब जो तारे टिमटिमाते उस तरह से, तो यहाँ तारे का दो अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। इस वाक्य में सर्वनाम बताना है। तो यह और इसमें ये निश्चयवादी सर्वनाम होता है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची अच्छ, नयन, दृग् है, लेकिन ये दृगम्ब ये आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, कारवां किसका एकांकी है? कारवां किसका एकांकी ये बताना है। तो भुवनेश्वर प्रसाद का कारवां एक एकांकी संग्रह है। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो चक्षु, दृग्, अतुल, अच्छ। तो इसमें चक्षु, दृग् और अच्छ ये आँख का पर्यायवाची है, लेकिन अतुल का अर्थ होता है अतुलनीय, अद्वितीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुल। अगले प्रश्न की बात करें, इकारांत संज्ञा के शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो जो इकारांत है उसको ई ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, यही सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में को देखते हैं, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो निर्गुण में निर उपसर्ग है, यहाँ हलंत लग जाता है दोस्तों, तो निर्गुण में उपसर्ग बताना है, निर उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सबके सामने है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। ये आप सबको बताना है कि उपयुक्त कवियों पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें विकल्प दिया हुआ है। तो 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं की ये है मात्रिक छंद, तो ये सही हो जाता है। ये 14 मात्राओं की यति से
28 मात्राओं वाला ये हरिगीतिका जो होता है वो है। तो वो छंद क्या है? हरिगीतिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 मात्राओं का यद से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। अब यहाँ हरिगीतिका भी होता तो वो भी सही हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है अर्थ। कच्छ का अर्थ है, कच्छ का अर्थ क्या है ये आप सबको बताना, आप सबके सामने है। तो एक कच्छ का अर्थ होता है कमरा, एक कच्छ का अर्थ होता है कांख। तो ये आंसर सही हो जाएगा डी। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में जान सकते हैं आप लोग 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो प्रथम चरण की बात की इसलिए 13 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता, धूप में चला नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूप में चला नहीं जाता है, ये भाववाच्य है। अगले प्रश्न की बात करें तो नेता का स्त्रीलिंग रूप विकल्पों में कौन सा होगा? तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। बस आपके सामने उत्तर है। 80 नंबर का प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन सा अग्ना शब्द का समानार्थी है? तो अग्ना शब्द का समानार्थी शब्द होता है स्त्री। कौन सा उत्तर हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। और अगर जो आंगन होता तो अग्ना जो होता है वो आंगन हो जाता है, लेकिन ये अंगना है इसलिए अग्ना शब्द का समानार्थी शब्द स्त्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है औली और आबिल का अर्थ है। औली का अर्थ है दोस्तों पंक्ति और आबिल का अर्थ है गंदा। तो इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा पंक्ति और गंदा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति चुनना दोस्तों अंधे की लाठी ये है मुहावरा, 9 2 11 होना ये भी मुहावरा है, गले पड़ना ये भी मुहावरा है, लेकिन अधजल गगरी छलकत जाए ये लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। लोकोक्ति का हमें चयन करना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थ शब्द है? अनेकार्थ शब्द बताना है जिसका अनेक अर्थ होता है। तो अर्थ ही अनेकार्थ है। अर्थ एक धन होता है, एक व्याख्या होता है, यही 2 अर्थ हो गया, तो अनेकार्थ हो गया। अगला प्रश्न है आप सबके सामने वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो वाक्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है दोस्तों इसलिए जल्दी कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। उसने पत्र लिखा, रेखांकित में सर्वनाम बताना है। तो रेखांकित में सर्वनाम है उसने, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष जो होता है पुरुषवाचक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक, यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीमांत पकौड़े खा रहा रेखांकित वाक्यों में किस प्रकार का भेद है ये बताना आप सबको। तो ये सकर्मक है। सीमांत पकौड़े खा रहा यानी इसमें सब कुछ हो रहा है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप सबके सामने है। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? भला शब्द आप सबको बताना है। तो भला आप सबके सामने आ जाता है अव्यय। अव्यय भला है। एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या है ये बताना है। तो तद्भव आप सबका हो जाता है अटुल। अटल जो है वो तद्भव है। बाकी अतिथि, अतुर और अजीर ये सब तत्सम शब्द हैं। चलिए अगला शब्द आप सबके सामने है। मिलाप शब्द का कौन सा प्रत्यय है? मिल धन आप मिलाप होता है। तो आप सब जान सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है, आप लोग खुद बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप। मिल धन आप मिलाप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है ये आप सबको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान। विद्वान क्या है? विशेषण बता रहा है। चलिए अगला है भूतकाल कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी देख लेते हैं। रीझ रहा सी हंसी हंसी उठें, ससें भरी आंसू भरी कहत दई। तो रा बार बार आ रहा है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अलंकार पूछा गया इसमें। निम्नलिखित में से शब्द पुल्लिंग कौन सा ये बताना है। तो अंधेर पुल्लिंग है। अंधेर पुल्लिंग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये दोस्तों एक ये है
पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आप सबको उत्तर का चयन करना है। कवि के अनुसार शांति के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो शांति के लिए आवश्यक शर्त क्या है आप सबको बताना है। तो संसार में संसाधनों का वितरण समान हो तो शांति होता है। अब चलिए सब एक प्रकार से हो जाएंगे तो शांति रहेगी ही। तेजस्वी किस प्रकार के समय को छीन लेती है, यह आप सबको बताना है। आप सबके सामने ये प्रश्न आ जाता है। तो तेजस्वी अपने अनुकूल समय को छीन लेती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अनुकूल समय को छीन लेती है। फिलहाल आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे और उसका उत्तर ढूंढ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो मनुष्य को संघर्ष करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, धर्मराज व बोलो शब्द किसके लिए आया है? तो धर्मराज व बोलो शब्द किसके लिए आया है ये आप सबको बताना है। इसमें धर्मराज और बोलो शब्द आया हुआ है उसको। तो धर्मराज दोस्तों युधिष्ठिर के लिए आया हुआ शब्द है और बोलो तो कृष्ण के लिए आया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला और अंतिम है, यदि आपको अधिकार से अन्यायपूर्वक वंचित किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप सबको करना होगा युद्ध और संघर्ष करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध और संघर्ष। तो दोस्तों हिंदी के भी 100 प्रश्न पूरे हो गए। इस वीडियो में पूरे 150 प्रश्न कराए गए। इसके पहले भी एक मॉडल पेपर कराया गया था जिसमें भी 150 प्रश्न कराए गए थे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला मॉडल पेपर पड़े तो आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।